कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के बारे में। तो हम राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा राजस्थान का अपवाह तंत्र अर्थात ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। अब ड्रेनेज की बात करते हैं। ड्रेनेज का मतलब हम राजस्थान की नदियों के बारे में बात करेंगे। अर्थात राजस्थान की जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में बात करें तो संगम के आधार पे अर्थात जो यहाँ से नदियाँ निकलती है वो लास्ट तक कहाँ जाती है, तो उसके आधार पर राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान की जो कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में जाके मिलती है वो हमारी 17% है। अंतःप्रवाही अर्थात जो किसी से जाके नहीं मिलती है, राजस्थान में ही उत्पन्न होती है, राजस्थान में ही नष्ट हो जाती है, तो हमारी 60% है। और बंगाल की खाड़ी में जाने वाली हमारी कितनी? 23% नदियाँ हैं। तो हमने देख लिया है संगम के आधार पर राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अरब सागर की नदियाँ 17%, अंतःप्रवाही नदियाँ 60% और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ कितनी है? 23%। अब जो राजस्थान की अपवाह तंत्र है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात करें तो राजस्थान के अपवाह तंत्र की विशेषताएं। राजस्थान का अपवाह तंत्र मानसून पर आधारित है। कैसे? मानसून पे। यदि राजस्थान में अच्छी बारिश होती है तो नदियों में जल की मात्रा ज़्यादा होगी और वो लंबी दूरी तक जाएगी। और यदि मानसून कमज़ोर रहता है अर्थात अल नीनो का प्रभाव रहता है तो मौसमी नदियाँ अर्थात जो नदियाँ हैं उनमें जल की मात्रा कम होगी और वो कम दूरी तक जाएगी और वो अंतःप्रवाही बनकर रह सकती है। इसलिए हम देख सकते हैं राजस्थान में मौसमी नदियाँ हैं। यहाँ पे जो हिम खंड होते हैं ये नहीं पाए जाते, तो बर्फ़ के पिघलने से जो पानी बनता है तो वो ऐसा फिनोमेना या ऐसी बातें यहाँ पे नहीं है। राजस्थान में अंतःप्रवाही नदियाँ सबसे ज़्यादा है। तो हमने देख लिया था 60% हमारे क्या है? अंतःप्रवाही नदियाँ हैं। जो हमने अभी जस्ट ही देखा था 60% हमारी क्या थी? अंतःप्रवाही नदियाँ। तो सबसे ज़्यादा अंतःप्रवाही नदी है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में क्या मरुस्थल का विस्तार ज़्यादा है, इसलिए नदियाँ क्या है ज़्यादा दूरी तक नहीं जाती है। अरावली राजस्थान के अपवाह तंत्र को क्या करता है? 2 भागों में बांटता है। अरावली क्या करता है? राजस्थान के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटता है। इस कारण अरावली को राजस्थान की जल विभाजन रेखा कहा जाता है। इसलिए अरावली क्या बोलते हैं? राजस्थान की जल विभाजक रेखा। अब अरावली क्या करता है? अरावली के पश्चिम में हमारे अरब सागर नदियाँ हैं, तो अरावली के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। अरावली के पश्चिम में हमारे अरब सागर की नदियाँ, तो अरावली के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। अब बात करते हैं जल की। तो भारत की जितना भी सतही जल है अर्थात भारत की सतह पर जितना भी जल है तो राजस्थान के अंदर वो केवल 1.16% है। जितना भी जल है उसका 1.16% जल क्या है? राजस्थान की धरती पे। और भूमिगत जल की बात करें तो जल 2 ही जगह होता है, या तो भूमि के अंदर ले लो या भूमि के बाहर। तो भूमि के बाहर वाले का तो 1.16% और भूमि के अंदर अर्थात भूमिगत जल की बात करें तो भारत के जितना भी जल है उसका 1.72% राजस्थान के पास। तो ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं राजस्थान की नदियों की अर्थात अपवाह तंत्र की। तो नदियाँ मुख्य नदी के बेसिन की बात करें तो हमारे कितनी मुख्य मुख्य 15 नदी बेसिन है। कितने? 15 नदी बेसिन है। और नदी बेसिन के साथ जो सहायक नदियाँ होती है अर्थात राजस्थान में अपवाह तंत्र में जो सहायक नदियों का बेसिन की बात करें उप बेसिन उनकी संख्या कितनी है? 58 है। तो हम इनको समझ सकते हैं। अब बात करें पहले किसके बारे में? जो अरब सागर की नदियाँ हैं। कौन सी? अरब सागर की नदियाँ, उनके बारे में बात करते हैं या फिर अरब सागर में जो गिरती है। अरब सागर नदी की बात करें तो ये कितनी है? 17% नदियाँ हैं। इसके अंदर हम लूणी नदी, माही नदी, पश्चिम बनास, साबरमती नदी इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी नदी है? लूणी नदी, जो हमारी माही नदी, पश्चिम बनास और साबरमती नदी, तो इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करें अंतःप्रवाही नदी। अंतःप्रवाही नदी के अंदर हम कौन कौन सी नदियों के बारे में पढ़ेंगे? तो ये अंतःप्रवाही नदी है। इसके अंदर हम घग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी जिसको साहिबी नदी भी कहते हैं, पानगंगा नदी, रूपारेल नदी, कांकड़ी नदी जिसको कांकड़े नदी भी कहते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? अंतःप्रवाही नदियों के अंतर्गत। तीसरी आती है हमारी कौन सी? जो हमारी अंतःप्रवाही अन्य नदियाँ कौन कौन सी हमारी? ये हमारी कौन कौन सी नदियाँ? सांबर झील वाली। कौन सी? सांबर झील वाली। तो सांबर झील 3 नदियों के संगम या 3 जिलों की सीमा पर है हमारे सांबर। एक तो जयपुर ग्रामीण जिला, अजमेर जिला और डीडवाना कुचामन जिला।
तो इन 3 जिलों पे, इन जो कॉर्नर पे राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी के जिले कहाँ? डीडवाना, कुचामन में। कहाँ पे? डीडवाना कुचामन में हमारे खारे पानी की सबसे ज़्यादा झील है, जैसे डीडवाना कुचामन, कुचामन झील और नावा झील। तो ये तीनों झील क्या है? हमारे खारे पानी की झील है। तो किस जिले के अंदर? हमारे राजस्थान के डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना उसके अंदर। अब बात करें खारी नदी की, इसके अंदर क्या है? खारी नदी की बात करें तो ये हम वो नदियाँ देख रहे हैं जो अन्य अंतर्प्रवाही नदी है, जो छोटी छोटी है और किससे संबंधित है? ये हमारी सांभर झील से संबंधित है। तो कौन सी नदी? एक खारी नदी है। खारी नदी का उद्गम हमारे डीडवाना कुचामन जिले से होता है। कहाँ से? डीडवाना कुचामन। और जाती कहाँ पे? ये सांभर झील में। कहाँ जाती है? सांभर झील के अंदर जाके मिलती है। तो हमने देख लिया। दूसरी नदी हमारी कौन सी? तुरतमई नदी। कौन सी? तुरतमई नदी। तो तुरतमई नदी की बात करें हम, तुरतमई नदी क्या है? इस नदी का उद्गम भी डीडवाना कुचामन जिले से होता है और वहाँ की एक नावा नाम की तहसील है, वहाँ से इसका उद्गम है। और तुरतमई नदी का संगम कहाँ होता है? सांभर झील में। तुरतमई नदी का संगम कहाँ होता है? सांभर झील में। तीसरी मेंथा नदी, इसको मेंढा नदी भी कह सकते हैं। कौन सी नदी? मेंथा नदी या मेंढा नदी। तो इसका उद्गम जयपुर की मनोहरपुर की पहाड़ी से होता है। कहाँ से? जयपुर में जो मनोहरपुर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये भी हमारे सांभर झील में जाके मिल जाती है। चौथी नदी हमारी खंडेल नदी, जिसको खंडेला नदी या खंडेल नदी भी कह सकते हैं। इसका उद्गम जो सीकर की खंडेला पहाड़ी है, कौन सी? सीकर की जो खंडेला पहाड़ी है उस पहाड़ी से होता है। तो खंडेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सीकर की खंडेला पहाड़ी से होता है और ये भी हमारे सांभर झील में जाके मिल जाती है। कहाँ? सांभर झील में जाकर मिल जाती है। तो हमने इस चीज़ को देख लिया। संगम की बात करें तो खंडेल नदी का संगम क्या? सांभर झील में होता है। पांचवी नदी आती है हमारी रूपनगढ़ नदी। कौन सी? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ रूपनगढ़ नदी का उद्गम क्या? अजमेर की नागपाड़ी से होता है और ये भी नदी क्या जाकर मिल जाती है? सांभर झील में जाके मिल जाती है। तो इस तरह हमने देख लिया सांभर झील में, सांभर झील का निर्माण क्या? 5 अंतःप्रवाही नदियों से होता है। वो कौन कौन सी है? खारी नदी, तुरतमई नदी, मेंथा या मेंढा नदी, खंडेल नदी और रूपनगढ़ नदी। तो आप इन 5 नदियों का नाम याद रखेंगे। खारी नदी, तुरतमई नदी, मेंथा या मेंढा नदी, खंडेल नदी और रूपनगढ़ नदी। ये 5 नदियों के अंतःप्रवाह से किसका निर्माण होता है? हमारी सांभर झील का। दुनिया की बात करें, भारत की बात करें या राजस्थान की बात करें, ठीक है, तो उनमें क्या वृक्षाकार आकार की नदियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कैसी? वृक्षाकार आकार की नदियाँ। तो वृक्षाकार नदियाँ आप तो जहाँ समझते हैं कैसे? जैसे ये कोई एक नदी है, ये कोई एक नदी है। अब इसके अंदर क्या होता है? एक सहायक नदी, जैसे मान लो कोई दूसरी सहायक नदी इसके अंदर आके मिलती है, तीसरी सहायक नदी इसके अंदर आके ऐसे मिलेगी, अगली सहायक नदी जैसे इसके अंदर आके मिली है, फिर अगली जैसे इसके अंदर आके मिलेगी, ठीक है, तो फिर जैसे इसके अंदर आके ये कोई मिली है। तो इस तरह नदियाँ क्या होती है पूरी दुनिया में या भारत में ले लो, कहीं भी आप समझ सकते हैं। तो सारी नदियाँ क्या है? इस तरह के आकार में आके मिलती है और इसे हम क्या कहते हैं? वृक्षाकार। अर्थात एक बड़ी नदी तो मुख्य नदी होती है, साथ में सहायक नदी की उपसहायक नदियाँ। तो इस प्रकार से ये क्या करती है? एक वृक्ष जैसी आकृति बना लेती है। क्या करती है? वृक्ष जैसी आकृति बना लेती है। तो इसको आप समझ सकते हैं और सारी दुनिया की नदियाँ इसी प्रकार होती है। अब सांबर झील की बात करें तो सांबर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है और वो लवणता किस वजह से पाई जाती है? ये हमारी इसके अंदर मेंथा नदी है, मेंढा नदी होती है, ये सबसे ज़्यादा लवणता इस झील के अंदर लेकर आती है। कौन सी नदी हमारी? मेंथा या मेंढा नदी है, जो क्या करती है? सांबर झील में सबसे ज़्यादा लवणता या खारापन लेकर आती है। अब सांबर झील की बात करें तो अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। ये क्या है? अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। तो अभिकेंद्रीय नदी अपिरूप नदी प्रतिरूप क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो अपकेंद्रीय होता है और एक अभिकेंद्रीय होता है। अपकेंद्रीय का मतलब तो ये होता है जैसे कोई बिंदु है, जैसे ये कोई सेंटर है और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ बाहर निकल रही, जैसे एक नदी ये, एक नदी ये, एक नदी ऐसे निकल रही है, जैसे ये एक नदी निकल रही है, तो ये एक नदी निकल रही है। तो इसको तो हम क्या कहेंगे? अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। इसको हम क्या कहेंगे? अपकेंद्रीय नदी अपर रूप। तो इसे तो हम कहेंगे क्या? अपकेंद्रीय। और अभिकेंद्रीय जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा होता है। अभिकेंद्रीय क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है। और उल्टे का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये कोई सेंटर है, ये कोई सेंटर है
और बाहर से कोई नदियाँ क्या है इसके अंदर जल लेके आती है। जैसे हमारा सांभर होता है, सांभर में बाहर से क्या है 5 नदियाँ पानी लेकर आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय जल प्रतिरूप। तो इसे हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप कहेंगे, कि जिसमें क्या बाहर से नदियाँ जल लेकर आती है। तो अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप मतलब एक केंद्र से नदियों का बाहर की ओर जाना अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप कहलाता है। जबकि अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप में नदियों का बाहर से एक बिंदु या जल बेसिन में आकर मिलना होता है। इसको अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप कहते हैं। तो हमने क्या किया, सांभर की जो स्थिति को देख लिया, सांभर में कौन कौन सी नदियाँ हैं, किसकी वजह से सांभर नदी का जल सबसे ज़्यादा खारा होता है, तो ये मेंथा या मेंढर नदी है। अब बात करें बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी में हमारी कौन कौन सी नदियाँ जाती है, तो इस आधार पर देखें तो हमारे 23% जो हमारा अफवाह तंत्र है, इसका 23% हमारे बंगाल की खाड़ी की नदियों से संबंधित है। जैसे हमारी चंबल नदी, बनास नदी, आयड़ या बेडस नदी, गंभीर नदी। तो हम इन 4 नदियों के बारे में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से पढ़ेंगे। अब राजस्थान की नदियों के बारे में बात करें, तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो जिलों में बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदियाँ चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। कहाँ, चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। और संभाग की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोटा संभाग के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है। तो आप ये भी याद रखेंगे, राजस्थान के कौन से ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है, ये हमारा चित्तौड़गढ़ जिला है। और संभाग की बात करें तो हमारा कोटा संभाग है, जिसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है। न्यूनतम की बात करते हैं, किसकी, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कौन सा जिला और कौन सा संभाग है, तो उसके बारे में बात करें तो जिलों की बात करें तो राजस्थान में न्यूनतम नदियाँ बीकानेर और चूरू जिले में बहती है। कहाँ, बीकानेर और चूरू जिले में हमारी न्यूनतम नदियाँ बहती है। संभाग की बात करें तो राजस्थान में न्यूनतम नदियाँ कहाँ, बीकानेर संभाग में बहती है। बीकानेर और चूरू की बात करें तो यहाँ तो कोई नदी है ही नहीं, कम तो क्या होगा, न्यूनतम तो किसे कहेंगे, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं है। और वो 2 जिले कौन से हैं, बीकानेर और चूरू। अब राजस्थान में नदियों की लंबाई की बात करें, लंबाई की दृष्टि से राजस्थान की नदियों के बारे में बात करें हम, तो क्या बात करेंगे कि राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है। सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी, अर्थात जो किसी में जाके नहीं मिलती, राजस्थान में ही खत्म हो जाती है, तो वो कौन सी, कांतली नदी, कांटली नदी भी कह सकते हैं। दूसरी बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है, घग्गर नदी। ठीक है, अब ये आप समझेंगे कि कांतली नदी, फिर घग्गर नदी की बात करें तो राजस्थान में ही उत्पन्न होनी चाहिए, राजस्थान में ही खत्म हो जाए, वो तो हमारी कांतली नदी है। और किसी भी दूसरी जगह से आती है लेकिन राजस्थान से होके चली जाती है, राजस्थान में आती है लेकिन वो बाहर से आए, तो वो बात करें तो हमारी घग्गर नदी है। क्यों, क्योंकि कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में वहाँ से निकलती है, कौन सी, घग्गर नदी। और जो हमारे फोर्ट अब्बास है पाकिस्तान का, वहाँ तक जाती है। तो ये किसी भी सागर में जाकर तो मिलती नहीं है, तो ये भी एक अंतःप्रवाही नदी है घग्गर। लेकिन ये हमारे राजस्थान से न तो उत्पन्न होती है, न राजस्थान में जाके समाप्त होती है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र से होके हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में। फिर बात करें भारत की, तो भारत की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है, हमारी घग्गर नदी। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर नदी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी हमारी लूणी नदी है। ये जो लूणी नदी है, ये सबसे लंबी लूणी नदी है। और मरुस्थल की सबसे लंबी नदी भी हमारी कौन सी है, लूणी नदी है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, हमारी माही नदी। दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हमारी माही नदी। राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हमारी माही नदी है। पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी हमारी चंबल नदी। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी हमारी चंबल नदी है। राजस्थान में सबसे लंबी नदी की बात करें, राजस्थान में की बात करें, अर्थात राजस्थान में उत्पन्न राजस्थान में खत्म, तो वहाँ की सबसे लंबी नदी बनास है, जो पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। तो इस तरह हमने राजस्थान की नदियों के बारे में छोटी छोटी जानकारी ले ली। अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक लंबी नदियाँ, अर्थात राजस्थान में सबसे लंबी नदियों की बात करें तो चंबल नदी हमारी 1051 किलोमीटर लंबी है। फिर माही नदी हमारे 576 किलोमीटर लंबी, कितनी, 576 किलोमीटर लंबी। बनास नदी हमारे 512 किलोमीटर लंबी है। क्या, बनास नदी हमारे 512 किलोमीटर लंबी। तो वहीं लूणी नदी हमारे 495 किलोमीटर लंबी है। तो ये लंबी लंबी नदियों के नाम है। अब बात करें राजस्थान में सर्वाधिक अफवाह वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, अर्थात जल क्षेत्र की जिसकी बात करें तो अपवाद क्षेत्र वाली बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक अपवाद क्षेत्र वाली नदियाँ हैं
वो कौन कौन सी है? सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी? बनास नदी है, क्योंकि बनास नदी हमारे राजस्थान में काफ़ी बड़े क्षेत्र के अंदर बहती है। फिर आती है हमारी लूनी नदी, फिर चंबल नदी। चंबल नदी तीसरे नंबर पे आती है, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई यमुना नदी में जाके मिल जाती है। फिर माही नदी। माही नदी में वैसे देखें तो पानी की मात्रा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में ये अपना अपवाह क्षेत्र बनाती है। राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में नहीं, राजस्थान की बात करें तो चंबल नदी, अर्थात राजस्थान की वह नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा, वो है हमारी कौन सी? चंबल नदी। तो राजस्थान में नहीं, राजस्थान की है, ये मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ चली जाती है? हमारी यूपी में चली जाती है। अब राजस्थान में सर्वाधिक उप बेसिनों की बात करते हैं, अर्थात नदियाँ, नदियों के बाद सहायक नदियाँ, ये सब मिला के क्या बनाते हैं? उप बेसिन। तो मुख्य नदी के उप क्षेत्र कितने हैं? तो उप क्षेत्रों की बात करें तो लूनी नदी के कितने? 12 उप बेसिन है। कितने? 12 उप बेसिन किसके? लूनी नदी के। बनास नदी की बात करें तो 10 उप बेसिन है। चंबल नदी की बात करें तो 7 उप बेसिन है। माही नदी की बात करें तो कितने? 6 उप बेसिन है। तो इस तरह नदियों के बहुत सारे उप बेसिन होते हैं। बेसिन का मतलब होता है मुख्य नदी का क्षेत्र, उप बेसिन मतलब उनकी सहायक नदियों के बेसिन, सूक्ष्म बेसिन मतलब सहायक नदियों के भी सहायक नदियाँ, सहायक नदियों की भी सहायक नदियाँ अर्थात सूक्ष्म बेसिन या माइक्रो बेसिन। तो हमने ये बात कर ली। अब राजस्थान में सबसे ज़्यादा जल उपलब्ध कराने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जल उपलब्ध कौन सी कराती है? राजस्थान में जल उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ी नदियाँ हैं। सबसे बड़ी तो हमारी चंबल नदी है, फिर बनास नदी, फिर माही नदी है। कौन सी? पहली चंबल, फिर बनास, फिर माही नदी। तो इन 3 नदियों के बारे में देख सकते हैं। फिर आता हमारे राजस्थान की प्रमुख मुख्य और सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? क्या राजस्थान की हम क्या बात कर रहे हैं? हम राजस्थान की प्रमुख, मुख्य और सहायक नदी की बात करें तो हमारे पश्चिमी बनास नदी अरब सागर का भाग है। बनास नदी बंगाल की खाड़ी का भाग है। सूकली नदी हमारे पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है। सूकड़ी नदी लूनी नदी की। तो आप इनको ये भी देखेंगे कि थोड़ा कन्फ्यूजन वाली नदियाँ हैं ये, कि जैसे बहुत सारी नदियाँ, जैसे मान लो कि हमारी पहली नदी कौन सी पड़ी थी हमने? ये थी हमारी कौन सी? पश्चिमी बनास। तो यदि आपसे पूछ लीजिए पश्चिमी बनास और बनास नदी दोनों में क्या अंतर है, तो पश्चिमी बनास और जो बनास नदी है, तो पश्चिमी बनास तो हमारे अरब सागर का भाग है, तो बनास नदी हमारे किसका भाग है? बंगाल की खाड़ी का भाग। तो वैसे दो नदियाँ, सूकली नदी है, सूकड़ी नदी। तो सूकली नदी की बात करें तो पश्चिम बनास की सहायक नदी है, ये हमारी सूकड़ी नदी किसकी? लूनी नदी की सहायक नदी है। तो इनका क्या कन्फ्यूजिंग नाम है? क्या दोनों के नाम क्या है? सेम जैसे लगते हैं, लेकिन सेम बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगली नदी हमारी सीपू नदी, दूसरी नदी हमारी सीप नदी। तो सीपू नदी है, ये तो पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। तो वैसे सीप नदी हमारी चंबल नदी की सहायक नदी है। फिर आती है सागी नदी और साबी नदी। सागी नदी हमारी लूनी नदी की सहायक नदी है, तो वैसे साबी नदी हमारी अंतःप्रवाही नदी है। फिर आते हैं हमारी कांकनी नदी या फिर कांतली नदी। तो दो नदियाँ, कांकनी नदी और कांतली नदी। तो कांकनी नदी है, ये जैसलमेर की मसूरदी नदी भी कहते हैं इसको, और जो कांतली नदी इसको तोरावाटी की नदी कहते हैं। फिर आती है हमारे रूपारेल नदी और एक रूपनगढ़ नदी। तो रूपारेल नदी है, ये तो अलवर से निकलती है और मोती झील जो भरतपुर है उसमें जाती है, अर्थात ये भी एक तरह की अंतःप्रवाही नदी है। लेकिन रूपनगढ़ है, ये भी अंतःप्रवाही नदी, दोनों अंतःप्रवाही। लेकिन रूपारेल नदी तो क्या अलवर से निकलती है और मोती झील है ना जो भरतपुर की, उसमें जाके समा जाती है। तो रूपनगढ़ नदी अजमेर से निकलती है और कहाँ जाती है? सांभर झील में जाके मिल जाती है। ये कन्फ्यूजिंग नदियों के नाम है। फिर आते हैं हमारे काली सिंध नदी और एक काली सिल नदी। तो काली सिल और काली सिंध दोनों अलग अलग है। काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और कोटा में जाके मिलती है। कि चंबल नदी में किससे जाके मिलती है? कोटा में जाके मिलती है। वैसे काली सिल की बात करें तो बनास नदी की सहायक नदी है, और एक करौली से निकलती है और सवाई माधोपुर में जाके मिल जाती है। किससे? बनास नदी से। और काली सिंध अपनी चंबल नदी से मिलती है, तो काली सिल बनास नदी से मिलती है। फिर मानसी और मानसी दो अलग अलग नदियाँ हैं। स्पेलिंग अंग्रेजी के अंदर देखें तो दोनों के सेम है। मानसी जिसमें छोटा ना आता है, ये तो हमारी बनास नदी की सहायक नदी है, और पूरे वाली ये वाकल नदी की सहायक नदी है। जो बाद में क्या है, मानसी वाकल नदियाँ मिलकर साबरमती नदी में जाके मिल जाती है। वैसे नदी आती है हमारे मोरेन नदी और एक आता है मोरेल नदी। तो मोरेल और मोरेन दो नाम सेम जैसे लगते हैं,
तो मोरेल नदी है, ये बनास नदी की सहायक नदी है। तो मोरेल नदी हमारी माही नदी की सहायक नदी है। तो ये हमारे कन्फ्यूजिंग नाम है, ये आपको पता होने चाहिए, कई बार पूछ लिए जाते हैं। गंभीर नदी और गंभीरी नदी। गंभीर नदी तो हमारी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो गंभीरी किसकी? बेड़च या आयर नदी की सहायक नदी है। फिर आता पार्वती नदी, पार्वती नदी, इसमें वी है और इसमें बी है, अतः व और ब। पार्वती नदी की बात करें तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। तो पार्वती ये गंभीर नदी की सहायक नदी है। तो पार्वती और पार्वती दोनों में अंतर है। पार्वती तो हमारी चंबल नदी की सहायक नदी है, तो पार्वती क्या है? हमारी गंभीर नदी की सहायक नदी है। वैसे देखें हमारे बांडी नदी और बांडी नदी, तो एक तो बांडी नदी हमारी अजमेर की है, दूसरी बांडी नदी क्या है? पाली की है। तो जो अजमेर वाली है ये तो हमारी बनास नदी की सहायक नदी है, और जो पाली वाली है ये क्या है? लूनी नदी की सहायक नदी है। फिर आती है खारी नदी, जो शेरगांव पहाड़ी सिरोही से निकलती है। दूसरी खारी नदी, तीसरी खारी नदी, तीन खारी नदियां हैं। दूसरी खारी नदी डीडवाना या डीडवाना कुचामन से निकलती है, नागौर की। तीसरी खारी नदी हमारे बिजरात की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। ठीक है, बिजराल की पहाड़ियाँ हैं जो राजसमंद में, वहाँ से निकलती है। अब जो खारी नदी पहली शेरगांव पहाड़ी जो सिरोही में उससे निकलती है, वो तो क्या है? लूनी नदी की सहायक नदी है, जो अरब सागर का भाग है। दूसरी डीडवाना कुचामन से निकलती है, ये सांबा झील में जाके मिलती है, ये भी अंतरप्रवाही नदी है। और तीसरी खारी नदी क्या? बनास नदी की सहायक नदी है, जो किस में जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। तो इस तरह हमने जो नदियों के नाम पढ़ लिए, जिनके नाम क्या थोड़े कन्फ्यूजिंग है। अब बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जो हमारे कितना 17% भाग बनाती है। पहली नदी आती है हमारी लूनी नदी, माही नदी, पश्चिम बनास और साबरमती। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी कौन सी नदी? लूनी नदी। तो लूनी नदी की हम बात करें तो लूनी नदी का उद्गम, लूनी नदी के उद्गम की बात करें तो अजमेर के नाग पहाड़ी से इसका उद्गम है। कहाँ से? अजमेर की नाग पहाड़ी से इसका उद्गम है। संगम की बात करें तो लूनी नदी का संगम गुजरात के कच्छ के रण में होता है। जो कच्छ का रण है गुजरात का, उसमें जाके इसका संगम होता है। लंबाई की बात करती, लूनी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है, और ये राजस्थान और गुजरात दोनों में शामिल किया गया है। कितना? राजस्थान गुजरात दोनों की मिला के देखें तो 495 किलोमीटर है। और केवल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 350 तो कहीं लिखा है, 330 भी कहीं लिखा है, लेकिन एवरेजन 330 से 350 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। अब बात करें क्षेत्रों की, तो कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर ये होके बहती है? कैचमेंट एरिया है। अपवा क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। और फिर क्या गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में जिले याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये इन क्षेत्रों के अंदर से होके बहती है। लूनी नदी के अजमेर के नागपाड़ से जो सागरमती के नाम से निकलती है। जब ये नागपाड़ से निकलती है तो इसका नाम क्या होता था? सागरमती। तो लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, और नागपाड़ से जब निकलती है तो इसका नाम क्या होता था? सागरमती। अब जो लूनी नदी है, तो लूनी नदी की सागरमती जो धारा है अजमेर में सरस्वती से मिला के मिलती है। पहले लूनी नदी की सागरमती धारा है, ये धारा अजमेर में एक और नदी है सरस्वती नदी, ये दोनों धाराएं आपस में मिलती है। और जब ये दोनों आपस में मिलती है तब जाके इसका नाम लूनी पड़ता है। क्या पड़ता है इसका नाम? उसके बाद जाके लूनी पड़ता है। अब इसकी खासियत की बात करें तो लूनी नदी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसे सागरमती नदी भी कहते हैं, लवणवती नदी, इसको आधी मीठी और आधी खारी नदी भी कहते हैं। क्या क्या? आधी मीठी और आधी खारी नदी भी कहते हैं। इसको अंत सलीला नदी भी कहते हैं, अर्थात कालिदास के अनुसार इसका नाम क्या है? अंत सलीला नदी। अब इसकी कुछ खासियती विशेषताओं के बारे में बात करें तो बालोतरा जो बाड़मेर के अंदर है, बालोतरा खुद भी एक जिला है, तो यहाँ तक लूनी नदी का पानी मीठा होता है। और बालोतरा बाड़मेर में उसके बाद लूनी नदी का पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। इसलिए लूनी नदी को आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा जाता है। राजस्थान में लूनी नदी में बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में आती है। एक बार परीक्षा में पूछा गया था, यदि लूनी नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कौन से क्षेत्र में जाके बाढ़ आएगी? इसका जवाब क्या था? बालोतरा। फिर एक रेलिया नाड़ा की बात करें तो जालोर में लूनी नदी के जो अपवा क्षेत्र है उसको रेलिया नाड़ा कहते हैं। तो जालोर में लूनी नदी के अपवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रेलिया नाड़ा कहते हैं। लूनी नदी भारत में मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में कुल अपवा तंत्र में लूनी नदी का योगदान कितना? 10.40%। कितना? 10.40% लूनी नदी का योगदान है। अब बात करें हम लूनी नदी की सहायक नदी की, तो उद्गम से लेकर संगम तक की।
उद्गम से लेकर संगम तक की बात करें तो लूनी नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? जोजड़ी, गोहिया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई। तो ये नदियाँ क्या है? लूनी नदी की सहायक नदियाँ। अब बात करते हैं इसकी, तो मैप के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लूनी नदी को आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्गम की। तो ये हमारे नाग पहाड़ी है अजमेर की, यहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर ये सागरमती के नाम से इसका उद्गम होता है। क्या जब उद्गम होता है तो इसे क्या बोलते हैं? सागरमती नदी। जब सरस्वती नदी आके इससे मिल जाती है तब इसका नाम क्या पड़ता है? लूनी नदी पड़ता है। अर्थात इसका नाम क्या पड़ जाता है? लूनी नदी। जब सरस्वती नदी हमारी सागरमती नदी से आके मिलती है। फिर बात करें इसके राइट हैंड की, तो राइट हैंड की तरफ से केवल एक ही नदी है, अर्थात जो दाएं तरफ से जो नदी की बात करें तो एक ही नदी है जो इससे आके मिलती है, वो है हमारी जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। और ये कहाँ मिल आके मिलती है? हमारे जोधपुर में। ठीक है, नदी है हमारी नागौर की, लेकिन ये आके कहाँ मिलती है इससे? लूनी नदी से जोधपुर में। अब बात करें इस पे 4 बांध बने हुए, जो लूनी नदी है इस पे 4 बांध बने हुए। एक तो हमारे हेमावास बांध है, एक हमारे जवाई बांध है, एक हमारे जसवंत सागर बांध है, और एक क्या है? एक बांध हमारे क्या है? बाकली बांध है। तो हमारे 4 बांध है इसके ऊपर। एक तो हेमावास बांध, जसवंत, ये तो आपने जो ब्राउन कलर के डॉट्स देख रहे हैं गोले बने हुए, तो ये हमारे 4 बांध है। एक तो हमारे हेमावास बांध, जसवंत सागर बांध, जवाई बांध और बाकली बांध, ये 4 बांध बने हुए। जो हमारे जसवंत सागर बांध है तो ये लूनी नदी पे बना हुआ है और ये जोधपुर में बना हुआ है, देख सकते हैं आप। दूसरा हमारा हेमावास बांध है, ये पाली में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ? बांडी नदी पे। तीसरा हमारा जो बांकली बांध है ये भी जालोर में है, ये हमारे कहाँ है? सुकड़ी नदी पर है, तो सुकड़ी नदी है भी आप देख सकते हैं। चौथा हमारा बांध है जवाई बांध, तो ये कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे? सुमेरपुर पाली में। अब इसकी सहायक नदी की बात करें तो बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, जवाई और सागी। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब इनकी उद्गम की बात करें तो बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी और जवाई, ये जो 5 नदियाँ हैं इनका उद्गम तो पाली से हुआ है। कहाँ से? पाली से हुआ। और एक नदी है हमारी, कौन सी? सागी नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? जालोर से हुआ है। अब बात करें सहायक नदी की, तो इनकी जो सहायक नदी है इनकी भी सहायक नदी है। जैसे जवाई नदी की सहायक नदी है हमारी खारी नदी। जो जवाई नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है? खारी नदी। अब बात करें हमारे जो जवाई बांध है सुमेरपुर पाली का, कभी कभी इसमें क्या पानी की कमी हो जाती है। जो सुमेरपुर में जवाई नदी पे बांध बनाया गया जवाई बांध, इसमें पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी होने पर सही जल सुरंग, एक जल सुरंग बना रखें। तो हमारी जो फतेह पिछोला झील और फतेह सागर झील है ना हमारी, यदि आपको पता हो उदयपुर के अंदर है, तो उदयपुर में जो फतेह सागर झील है, तो इस फतेह सागर झील से हमने एक जल सुरंग निकाल रखी। कहाँ तक की? ये हमारे जवाई बांध तक की। तो इसमें जल की मात्रा कम होती है तो वहाँ का जल यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो आप याद रखना। अब जो जालोर वाला क्षेत्र है, ये नदी जो लूनी नदी जालोर क्षेत्र से होकर बहती है। अब तो सांचौर क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल हो गया है। तो वहाँ एक रन का निर्माण करती है, अर्थात एक दलदली भूमि बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं? नेहड़ रन कहते हैं। और लास्ट में जाके कहाँ जाके मिल जाती है? हमारे कच्छ के रन में जाके मिल जाती है। तो इस तरह से आप ये लूनी नदी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं, अब इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैं थोड़ा देर रोक देता हूँ इसको, तो यहाँ से भी आप आसानी से समझ सकते थे। स्क्रीन को रोक कर आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इनकी सहायक नदियों की। सहायक नदी में एक तो खारी नदी, सागी नदी। ठीक है, तो ये नदियाँ हैं। अब आगे बात करें जोजड़ी नदी की। सबसे पहले उद्गम की बात करें, आज जोलूनी नदी की सहायक नदी जोजड़ी है। तो जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर से होता है। कहाँ से? नागौर से होता है। और जोजड़ी नदी का संगम कहाँ होता है? लूनी नदी में होता है, लेकिन ये होता कहाँ पे? जोधपुर में। तो जोजड़ी नदी निकलती तो नागौर से और मिलती कहाँ है? जोधपुर में जाके लूनी नदी में मिलती है। अब जोजड़ी नदी की बात करें तो लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से अर्थात राइट साइड से आके मिलती है। अभी चित्र में भी हमने देखा था जोजड़ी नदी के बारे में। फिर आती है जोजड़ी नदी, लूनी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अरावली से नहीं होता है। अर्थात ये एकमात्र ऐसी नदी जहाँ जिसका उद्गम कहाँ से होता है? नागौर से होता है। और ये अरावली से जिसका उद्गम नहीं है। लूनी नदी की लगभग सहायक सारी सहायक नदियाँ क्या है? इनका उद्गम अरावली से होता है। दूसरी नदी आती है हमारी गोहिया नदी।
गुहिया नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? पाली से। इसका उद्गम कहाँ से होता है? पाली से होता है। संगम की बात करें तो गुहिया नदी का संगम लूनी नदी की सहायक जो बांडी नदी है उसमें होता है, पाली में जाके। विशेषता की बात करें तो गुहिया नदी लूनी नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। गुहिया नदी है लूनी नदी की क्या? बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। तीसरी सहायक नदी हमारी बांडी नदी है। कौन सी? बांडी नदी। तो इसके उद्गम की बात करें तो बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पाली से होता है। बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पाली से होता है। और संगम की बात करें तो इसका संगम लूनी नदी में जोधपुर में होता है। कहाँ? लूनी नदी में कहाँ जाके होता है? जोधपुर में। लगभग सभी नदियों का संगम जोधपुर में ही होता है। अब बांडी नदी की बात करें तो बांडी नदी लूनी नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। किधर से? बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। और बांडी नदी को राजस्थान की रासायनिक नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके में क्या रंगाई छपाई का कार्य किया जाता है, जिसका केमिकल के कारण क्या है, यह नदी बिल्कुल काली हो गई है। कौन सी? बांडी नदी क्या? बिल्कुल काली जैसी हो गई है। अगली नदी आती है हमारी लीलड़ी नदी। कौन सी? लीलड़ी नदी आती है अगली। तो लीलड़ी नदी की बात करें तो लीलड़ी नदी का उद्गम क्या? पाली से होता है। लीलड़ी नदी का क्या है? उद्गम पाली से होता है। लीलड़ी नदी का संगम क्या? लूनी नदी में बाड़मेर में जाके होता है। कहाँ? बाड़मेर में जाके होता है। लीलड़ी नदी लूनी नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। अगली नदी आती है हमारी मीठड़ी नदी। कौन सी? मीठड़ी नदी की बात करें तो उद्गम की बात करें, मीठड़ी नदी का उद्गम पाली से होता है। मीठड़ी नदी का उद्गम क्या होता है? पाली से होता है। संगम की बात करते हैं, मीठड़ी नदी का संगम लूनी नदी में बाड़मेर में जाके होता है। कहाँ? बाड़मेर में जाके होता है, लूनी नदी में। तो मीठड़ी नदी का संगम कहाँ होता है? लूनी नदी में, बाड़मेर में जाके होता है। मीठड़ी नदी लूनी नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। कहाँ से? बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, ये भी आप देख सकते हैं। अगली नदी हमारी कौन सी? सुकड़ी नदी। कौन सी? सुकड़ी नदी। तो सुकड़ी नदी की बात करें तो सुकड़ी नदी का उद्गम पाली से होता है। कहाँ से होता है? उद्गम तो पाली से होता है। और संगम की बात करें तो सुकड़ी नदी का संगम लूनी नदी में कहाँ? बाड़मेर में जाके होता है। कहाँ? बाड़मेर में जाके होता है। इसकी विशेषताओं की बात करें, जो हमारी सुकड़ी नदी है, तो सुकड़ी नदी की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सुकड़ी नदी लूनी नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। किधर से? बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। अगली हमारी सहायक नदी आती है कौन सी? जवाई नदी। तो जवाई नदी की बात करें तो इसकी उद्गम कहाँ है? जवाई नदी का उद्गम पाली से होता है। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पाली से होता है। और संगम क्या है? जवाई नदी का संगम लूनी नदी में बाड़मेर में जाके होता है। कहाँ? लूनी नदी में कहाँ जाके होता है? बाड़मेर में जाके होता है। विशेषताओं की बात करें तो जवाई नदी लूनी नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। किधर से? बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी? जवाई नदी। फिर आती है हमारी खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी की बात करें तो इसका उद्गम, खारी नदी का उद्गम क्या? सिरोही से होता है। संगम की बात करें तो खारी नदी का संगम लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी है उसमें जालोर में जाके हो जाता है। कहाँ? जालोर में जाके होता है। और खारी नदी की विशेषताओं की बात करें तो खारी नदी लूनी नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। इधर बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। फिर अगली नदी आती है हमारी सागी नदी। कौन सी? सागी नदी। तो सागी नदी की बात करें तो इसका उद्गम की बात करें तो उद्गम कहाँ से होता है? जालोर से होता है। संगम की बात करें तो सागी नदी का संगम लूनी नदी में बाड़मेर में होता है। और विशेषताओं की बात करें तो खारी नदी लूनी नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। किधर? बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी? सागी नदी। अब बात करते हैं जो लूनी नदी है इस पर बनने वाले बांधों की, अर्थात बांध परियोजनाओं की बात करते हैं। तो लूनी नदी पर चल रही बांध परियोजनाओं की बात करें तो कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो लूनी नदी पर हमारे 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? जसवंत सागर बांध, हेमावास बांध, जवाई बांध और बांकली बांध। कौन कौन से? जसवंत सागर बांध, हेमावास बांध, जवाई बांध और बांकली बांध। तो हमारे ये 4 बांध बने हुए हैं। पहला आता है हमारा जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध की बात करते हैं, कहाँ बना हुआ है? ये पिछियाक गांव है जोधपुर के अंदर, वहाँ जाके बना हुआ है। जसवंत सागर बांध की बात करते हैं, ये मुख्य नदी जो लूनी नदी है यहाँ पे बना हुआ है। तो लूनी नदी है मुख्य नदी, वहाँ पर जाके कौन सा बांध बना हुआ है? जसवंत सागर बांध। और जसवंत सागर बांध को पिछियाक बांध भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पिछियाक गांव के अंदर बना हुआ है। दूसरा बांध आता हमारा हेमावास बांध। हेमावास बांध क्या है? हेमावास पाली के अंदर बना हुआ है। कहाँ? हेमावास पाली के अंदर हमारे बना हुआ है हेमावास बांध। और हेमावास बांध क्या? लूनी नदी की सहायक नदी बांडी पर बना हुआ। कहाँ? लूनी नदी की जो सहायक नदी है बांडी, वहां पर बना हुआ हमारा हेमावास बांध। तीसरा बांध आता है हमारा कौन सा? जवाई बांध। तीसरे बांध की बात करते हैं, ये हमारा कौन सा? जवाई बांध।
तो ये हमारे कहाँ सुमेरपुर पाली के अंदर है जो जवाई बांध है, ये सुमेरपुर पाली में। और जवाई बांध लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पे बना हुआ है। हाँ, लूनी नदी की जो सहायक नदी है जवाई नदी, उस पर बना हुआ हमारा जवाई बांध। जवाई बांध क्या पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जवाई बांध क्या है, हमारा पश्चिमी राजस्थान है तो उसका सबसे बड़ा बांध कौन सा, जवाई बांध। और जवाई बांध को क्या बोलते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अब बात करें तो जवाई बांध से किन किन जगहों को पानी की आपूर्ति की जाती है, तो पाली और जोधपुर, जालोर और सिरोही, तो इन जिलों के अंदर जवाई बांध से जल आपूर्ति या पानी की आपूर्ति की जाती है। तो बात करें जब जवाई बांध में पानी की कमी होती है तो जवाई बांध में जल आपूर्ति कहाँ से होती है, सई जल सुरंग से। एक सई जल सुरंग है, उससे क्या जवाई बांध में पानी की आपूर्ति कर दी जाती है। अब सई जल सुरंग की बात करते हैं, उदयपुर और पाली के बीच में स्थित है। सई जल सुरंग कहाँ कहाँ, उदयपुर पाली के बीच में स्थित है, ये हमने देख लिया था। फिर चौथा बांध आता हमारा बांकली बांध। कौन सा बांध आता, बाकली बांध। तो बाकली बांध कहाँ स्थित है, जालौर में। बाकली बांध लूनी नदी की सहायक नदी सुकड़ी नदी पर बना हुआ। हाँ, जो हमारी लूनी नदी की सहायक नदी ना सुकड़ी, वहां पे बना हुआ कौन सा बांध, बांकली बांध। अब लूनी नदी की सहायक नदियों का अवरोही क्रम या आरोही क्रम की बात करें तो उद्गम से संगम की बात करें तो कौन कौन सी नदियाँ कब कब मिलती है। सबसे पहले जोजड़ी मिलती है, फिर घुइया, फिर मांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, जमाई, खारी, सागी, इस तरह से मिलती है। उल्टा देखें तो लास्ट में हमारे सागी, खारी, जमाई, सुकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, बांडी, घुइया और जोजड़ी। तो इस तरह हम देख सकते हैं उद्गम से संगम और संगम से उद्गम की तरफ जो हमारे नदियों का क्रम है। फिर और लूनी नदी के बारे में बात, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें। तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है, जो चंबल नदी पर रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ। राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, माही बजाज सागर बांध, माही नदी पे। और राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी हमारे माही बजाज सागर बांध है। जो नेहर रन है तो ये हमारे जालोर क्षेत्र के अंदर स्थित है, अर्थात जो लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र में जो दलदली भूमि है तो ये कहाँ पे, जालोर में, उसको नेहड़ या रन। दूसरी नदी आती है हमारी माही नदी। तो माही नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम क्या है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की जो विंध्यन पर्वतमाला है, वहाँ पे एक अमरेरू पहाड़ी है, उसके पास एक मैहन झील है, उससे होती है। तो उद्गम की बात करें मध्य प्रदेश के धार जिला है, धार जिले की जो विंध्यन पर्वतमाला है, कौन सी, विंध्यन पर्वतमाला। तो इस विंध्यन पर्वतमाला की अमरेरू पहाड़ी है, उसके पास स्थित है कौन सी, मैहन झील। तो उस मैहन झील से इसका उद्गम होता है। माही नदी क्या बांसवाड़ा जिले के खांदू नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करेगी। कहाँ पे, खांदू नामक जगह से राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर संगम की बात करें तो माही नदी का संगम क्या है, खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके होता है। कहाँ, गुजरात में संगम कहाँ होता है, खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके इसका संगम होता है। अब माही नदी की कुल लंबाई की बात करें तो माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, अर्थात मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तीनों एरिया को मिला लें तो 576 किलोमीटर माही नदी की लंबाई। और केवल राजस्थान की बात करें तो केवल राजस्थान में 171 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब अफवाह क्षेत्र की बात करें तो ये 3 राज्य अर्थात मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान में इसका अफवाह क्षेत्र हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है। तो ये माही नदी का अफवाह तंत्र, इसको थोड़ा जूम करके मैंने बता दिया। अब इसके बारे में थोड़ी समझ लेते हैं। सबसे पहले उद्गम की बात करते हैं। उद्गम हमारे मैहन झील, मध्य प्रदेश की जो अमरेरू पहाड़ी है वहाँ पे मैहन झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर बात करें सबसे पहले तो इस पे माही बजाज सागर बांध बना हुआ है जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। कौन सा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में हमारे जो माही बजाज सागर बांध बना हुआ। बाकी बांधों की बात करें तो एक जाखम बांध है, जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है, प्रतापगढ़ की है। तीसरा सोम कमला अम्बा बांध है, ये हमारे सोम नदी उदयपुर में, इस पे बना हुआ है। एक बांध है हमारा नवा टापरा पे बेणेश्वर, यहाँ त्रिवेणी संगम होता है। फिर बात करें कागदी पिकअप बांध, ये हमारे बांसवाड़ा में ही है। कडाना बांध हमारे गुजरात में, तो इस तरह ये बांध है। फिर सहायक नदी की बात करें तो मोरेन नदी इसकी एक सहायक नदी है, जिसका उद्गम और संगम कहाँ होता है, डूंगरपुर में। जिसका उद्गम और संगम कहाँ होता है, डूंगरपुर में जाके इसका संगम होता है। एक सहायक नदी इसकी अनास नदी है, जिसका, ठीक है, उद्गम की बात करें तो धार जिला मध्य प्रदेश में है और संगम कहाँ होता है, डूंगरपुर में जाके होता है। एक सहायक नदी इसकी चाप नदी है, जिसका उद्गम क्या कायंद्रा की पहाड़ी बांसवाड़ा से होता है और जिसका संगम क्या है, कहाँ होता है, डूंगरपुर में जाके होता है।
और इसके ऊपर सोम कागदर बांध बना हुआ। कौन सा? सोम कागदर बांध बना हुआ। और लास्ट में जाके क्या है, खंबात की खड़े में जाके गिर जाती है। इस पे एक नदी और है, एरावी इरू नदी, ये भी इस नदी में जाके मिल जाती है। तो इस तरह हमने माही नदी के बारे में छोटी छोटी जानकारी ले ली है। और आगे हम बात करेंगे माही नदी के बारे में। तो माही नदी की और जानकारी लेते हैं। तो माही नदी के सबसे पहले अन्य नामों की बात करें और किन किन नामों से इसको जाना जाता है। इसको वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, तो इसे एक तो वागड़ की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, एक काठल की गंगा कहते हैं, एक दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये स्वर्ण रेखा कहते हैं। तो हमने देख लिया माही नदी के और क्या क्या नाम है। अब माही नदी की विशेषताओं के बारे में बात करें तो राजस्थान में काठल का मैदान अर्थात प्रतापगढ़ में माही नदी के द्वारा बनाया जाता है। प्रतापगढ़ में क्या काठल का मैदान है, तो ये काठल का मैदान किसके द्वारा बनाया गया है? ये हमारे माही नदी के द्वारा बनाया गया है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो दामोदर नदी पर चलाई गई थी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो दामोदर नदी पर चलाई गई थी। भारत में आदिवासियों के लिए पहली बहुउद्देशीय परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर चलाई गई थी। जो स्वर्ण रेखा नदी है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अब राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में आदिवासियों के लिए पहली बहुउद्देशीय परियोजना माही नदी पर चलाई गई, इसलिए माही नदी का दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। माही नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी भी कहते हैं। अब माही नदी की बात करें तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। एक मिनट। कर्क रेखा की बात करें तो माही नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा 100 टापुओं का शहर कहलाता है। बांसवाड़ा क्या बोलते हैं? 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बांसवाड़ा में माही नदी पर बाढ़ अधिक आती है। बांसवाड़ा में क्या होता है? माही नदी पर बाढ़ सबसे ज्यादा आती है। अब माही नदी की बात करें तो माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और अंत में राजस्थान के पश्चिम की ओर बहती है। क्या दक्षिण से प्रवेश करती है और क्या है? पश्चिम की ओर बहती है। अब कुछ योजनाओं की बात करें माही नदी की तो एक परियोजना चलती है सुजलाम सुफलाम परियोजना। कौन सी? सुजलाम सुफलाम परियोजना की बात करें तो माही नदी में सफाई कार्य चल रहा है, तो उस कार्यक्रम को कहते हैं सुजलाम सुफलाम परियोजना। अर्थात माही नदी में जो के बांध के तल के अंदर क्या है? गाद जम जाती है और उस गाद को निकालने के लिए एक परियोजना चलती है सुजलम सुफलाम परियोजना। एक और परियोजना है। कौन सी? एक और परियोजना है। उस परियोजना का नाम है सुजलम परियोजना। सुजलम परियोजना की बात करें तो बाड़मेर के अंदर ही इसको संचालित किया जा रहा है। सुजलम परियोजना क्या बाड़मेर के अंदर संचालित की जा रही है। और सुजलम परियोजना का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो ट्राम्बे महाराष्ट्र में उसके द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? सुजलम परियोजना का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र के द्वारा चलाया जा रहा है। अब बात करें त्रिवेणी संगम की तो माही नदी हो और बेणेश्वर धाम की बात ना हो ये तो संभव नहीं है। तो हम बेणेश्वर धाम की बात करेंगे त्रिवेणी संगम की। राजस्थान में डूंगरपुर जिले में नवा टापरा नामक गांव है, वहाँ पे एक बेणेश्वर धाम है जहाँ पे हमारे सोम, माही और जखम इन तीनों नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी? सोम, माही, जखम तीनों नदियों का संगम होता है। कहाँ? राजस्थान के डूंगरपुर जिले के नवा टापरा नामक स्थान पे। अब बात करें बेणेश्वर धाम की। किसकी? बेणेश्वर धाम की बात करें तो माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम मतलब नवा टापरा में मेले का आयोजन किया जाता है जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो हमारे बेणेश्वर धाम नवा टापरा में मेले का आयोजन होता है जिसे क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और इस मेले में सबसे ज्यादा आने वाली क्या जनजाति है? कौन कौन सी है? भील। जो हमारे नवा टापरा में मेले का आयोजन होता है उसमें भील जनजाति सबसे ज्यादा आती है। तो इस तरह हमने माही नदी की बहुत सारी विशेषताएं देख ली। अब बात करेंगे माही नदी की जो सहायक नदियां उनके बारे में। अब उद्गम से संगम की बात करें तो माही नदी की बहुत सारी सहायक नदियां। सबसे पहले एराव, जाखम, सोम, चाप, मोरेन और अनास। तो इस तरह माही नदी की बहुत सारी सहायक नदियां, एक एक करके इनके बारे में जानकारी ले। तो सबसे पहले आती है एराव या इरू नदी। उद्गम की बात करें तो एराव या इरू नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है। कहाँ से? प्रतापगढ़ से होता है। संगम की बात करते हैं एराव या इरू नदी का संगम क्या? माही नदी में बांसवाड़ा में जाके संगम होता है।
एरावे इरु नदी के माही नदी की दाईं ओर की सहायक नदी, किधर राइट हैंड की सहायक नदी है। दूसरी नदी आती है हमारी जाखम नदी। जाखम नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम प्रतापगढ़ से होता है। कहाँ से? प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। और जाखम नदी का संगम माही नदी में डूंगरपुर का जो त्रिवेणी संगम है वहां जाके होता है। सोम माही जाखम, तो जाखम आ जाती है इसमें। जाखम नदी माही की दाईं ओर की सहायक नदी, किधर की राइट हैंड की। तीसरी नदी आती है हमारी सोम नदी। सोम नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर से। और सोम नदी का संगम माही नदी में कहाँ होता है? डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम में जाके इसका संगम हो जाता है। और सोम नदी माही नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है, तो आप ये भी याद रखेंगे। फिर आती है हमारी नदी कौन सी? चाप नदी। चाप नदी की बात करें तो चाप नदी का उद्गम बांसवाड़ा की कायंद्रा की पहाड़ी से होता है। कहाँ से? बांसवाड़ा की कायंद्रा की पहाड़ी से होता है। और इसका संगम माही नदी में कहाँ होता है? डूंगरपुर में जाके होता है। चाप नदी माही नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। इधर बाईं ओर की सहायक नदी है चाप नदी। अगली नदी आती है आपकी मोरैन नदी। कौन सी? मोरैन नदी। मोरैन नदी की हम बात करते हैं, इसका उद्गम मोरैन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? डूंगरपुर से। और मोरैन नदी का संगम माही नदी में कहाँ होता है? डूंगरपुर में जाके होता है। कहाँ होता है? माही नदी में डूंगरपुर में जाके इसका संगम होता है। अब मोरैन नदी की बात करें तो माही नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। मोरैन नदी क्या है? माही नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है, तो इसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। अगली नदी आती है हमारी अनास नदी। वैसे तो लेक्चर काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन हम फिर भी बने रहेंगे। अगली नदी आती है हमारी कौन सी? अनास नदी। अनास नदी की बात करें तो इसका उद्गम क्या है? अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। कहाँ से? मध्य प्रदेश में जो धार जिला है उस जिले से हमारे अनास नदी का उद्गम होता है। संगम की बात करें तो अनास नदी का संगम माही नदी में डूंगरपुर में जाके होता है। कहाँ पे? माही नदी में डूंगरपुर में जाके अनास नदी का संगम होता है। और हमारी अनास नदी है माही नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। फिर बात करें हमारी जो माही नदी है, तो माही नदी पे कौन कौन सी बांध परियोजनाएं चल रही है। माही नदी पर चल रही बांध परियोजनाओं की बात करें तो उद्गम से संगम की ओर तो कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो उनकी बात करें। सबसे पहला बांध आता है हमारा माही बजाज सागर बांध। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। फिर कागदी पिकअप बांध, फिर जाखम बांध, सोम कमला अम्बा, सोम कागदर कडाना बांध। तो इन बांधों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहला बांध आता हमारा माही बजाज सागर बांध। स्थिति की बात करें तो यह बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। ये बांध कहाँ पे? बोरखेड़ा बांसवाड़ा। लंबाई की बात करें तो 3109 मीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 3109 मीटर लंबाई है। लंबाई के मामले में तो काफ़ी लंबा है। माही बजाज सागर बांध क्या माही नदी पे बना हुआ है। यह बांध क्या है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कितना? 3 किलोमीटर से भी बड़ा है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। दूसरे बांध की बात करें तो कागदी पिकअप बांध, ये हमारे बांसवाड़ा में। कागदी पिकअप बांध क्या? माही नदी पर बना हुआ है। कहाँ? माही नदी पर बना हुआ है। तीसरा बांध हमारा जाखम बांध है। कौन सा? जाखम बांध। जाखम बांध की बात करें तो इसकी स्थिति हमारी सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। यहाँ पे ऊंचाई की बात करें तो 81 मीटर ऊंचाई है। जो हमारे जाखम बांध है 81 मीटर ऊंचा है। जाखम बांध माही की जो सहायक नदी है जाखम नदी, इस पर बना हुआ है। इस पर माही नदी की सहायक नदी जाखम है। इस नदी पर हमारे जाखम बांध बना हुआ है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अब इसकी विशेषता की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध तो वैसे टिहरी बांध है, लेकिन राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। अगली हमारी बांध परियोजना की बात करें तो वो कौन सी हमारी? सोम कमला अम्बा बांध। ये हमारे यहाँ डूंगरपुर में है। और सोम कमला अम्बा बांध के माही नदी की सहायक नदी सोम नदी पे बना हुआ है। अगला बांध हमारे सोम कागदर बांध है, जिसकी स्थिति की बात करते हैं उदयपुर में है। और सोम कागदर बांध माही नदी की सहायक नदी सोम नदी पे बना हुआ है, तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं। अगला बांध हमारा कडाना बांध है। कडाना बांध भी माही जो एक गुजरात का एक जिला है महिसागर जिला, तो महिसागर जिले में। अरे कडाना बांध भी हमारी माही नदी पे बना हुआ है। तो इस तरह हमने 6 बांध देख लिए हैं माही नदी पे बने हुए। अब कुछ और बातों के बारे में बात करें तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी क्या है? माही नदी। भूमध्य रेखा को काटने वाली है हमारी कांगो या जायरी नदी। तो इस तरह हम देख सकते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। इस तरह आप याद कर सकते हो मकाली से माँ का ली। मकाली मतलब माँ से माही नदी कर्क रेखा को,
का से कांगो नदी भूमध्य रेखा को, और ली से मकर रेखा लिम्पोपो नदी काटती है। तो इस तरह हमने माही और लूनी नदी के बारे में जानकारी ले ली। अगली नदी आती है हमारी पश्चिम बनास नदी। कौन सी? पश्चिमी बनास नदी। अब उद्गम की बात करें तो पश्चिमी बनास नदी का उद्गम राजस्थान के सिरोही जिले के जो नया सानवारा पहाड़ी है या नया सानवारा गांव है वहां से होता है। तो हमारे सिरोही जिले के नया सानवारा पहाड़ी या नया सानवारा गांव है, इससे इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो पश्चिमी बनास का संगम लिटिल कच्छ ये गुजरात में होता है। कहाँ पे? लिटिल कच्छ या गुजरात में होता है इसका संगम। तो हम पश्चिम बनास नदी के बारे में देख रहे हैं। पश्चिम बनास की बात करें तो इस चित्र में भी आप पश्चिम बनास को देख सकते हैं। तो उद्गम की बात करते हैं, ये नया सानवारा गांव है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके पास देखें तो हमारी जो नदी है पश्चिम बनास नदी, तो इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? एक तो आबू शहर सिरोही का, एक डीसा शहर गुजरात का। अब सहायक नदी की बात करें तो कुकड़ी नदी, सूकली नदी जिसको सीपू नदी भी कहते हैं, ये पश्चिम बनास की सहायक नदी है। और लास्ट में जाके ये लिटिल कच्छ जो गुजरात में, यहाँ जाके विलीन हो जाती है। तो आप इसको समझ सकते हैं। अब लंबाई की बात करें पश्चिम बनास की, पश्चिम बनास की लंबाई की बात करें तो पश्चिम बनास नदी की कुल लंबाई 266 किलोमीटर, कितनी? 266 किलोमीटर है, जो राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों में बहती है। पश्चिम बनास नदी की राजस्थान में कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? 50 किलोमीटर। कितनी? 50 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र की बात करें हम तो अपवा क्षेत्र में राजस्थान में सिरोही में बहती है, फिर सीधी कहाँ चली जाती है? गुजरात में। गुजरात के में जिलों के याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर इसकी सहायक नदी की बात करते हैं, इसकी दो सहायक नदियाँ, एक तो सूकली नदी जिसको सीपू नदी भी कहते हैं, और एक कौन सी? कुकड़ी नदी। तो सूकली नदी और कुकड़ी नदी इसकी दो सहायक नदी है। फिर बात करते हैं पश्चिम बनास नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? एक तो आबू सिरोही का और डीसा गुजरात का। और आज की आखिरी नदी की बात करेंगे हम, कौन सी? ये हमारी कौन सी? साबरमती नदी। साबरमती नदी की बात करें तो साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में एक पदराना पहाड़ी वहाँ से होता है। उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील है, वहाँ पे एक पदराना पहाड़ी है, उससे होता है। संगम की बात करें तो साबरमती नदी का संगम खंबात की खाड़ी में गुजरात में जाके होता है। हाँ, गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में इसका संगम होता है। आगे बात करें साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। ये दोनों राजस्थान गुजरात दोनों को मिलाकर बात कर रहे हैं। राजस्थान में साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी? 45 किलोमीटर। और राजस्थान और गुजरात दोनों को मिलाएं तो 416 किलोमीटर। अब इसका अपवाह की बात करें तो राजस्थान में उदयपुर और डूंगरपुर दो एरिया में बहती है, फिर कहाँ चली जाती है? गुजरात में। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें, जो हमारी साबरमती नदी है तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? पैतृक नदी, सई नदी, हतमती, जो हमारी हरनऊ नदी, महेश्वर नदी, मानसी नदी, वाकल नदी और माजम नदी। तो इसकी ट्रिक तो हमें पता है, वैसे हमें मावा चाहिए, ये इसकी ट्रिक थी। तो ये ट्रिक काफ़ी वैसे पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी कारगर है। अब बात करेंगे साबरमती नदी के बारे में। साबरमती नदी के बारे में ये इस मैप से जानने की कोशिश करते हैं। उद्गम की बात करते हैं, पदराना पहाड़ी कोटड़ा तहसील उदयपुर में इसका उद्गम होता है। अब बात करते हैं मानसी वाकल जल सुरंग की, जो मोहनलाल सुखड़िया परियोजना के अंदर एक जल सुरंग बनाई गई है। अब इसकी सहायक नदी है वैतरक, सई, हतमती, हरनव, मेश्वा, मानसी, वाकल, माजम, ये इसकी सहायक नदी है। और कौन कौन से शहर बसे हुए? तो गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती, गुजरात के जो शहर है ये इसके किनारे बसे हुए, तो खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और जवाई बांध में जाके इसका पानी चला जाता है, इससे सही जल सुरंग से उदयपुर में। तो हम देख सकते हैं इस चित्र को। अब बात करते हैं इनकी डिटेल्स। अब साबरमती के किनारे की बात करें तो साबरमती के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए? गुजरात का गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है, अहमदाबाद गुजरात का, जिसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, साबरमती गुजरात का। तो ये तीन शहर है जो साबरमती नदी के किनारे बसे हुए। जल सुरंग की बात करें तो सई जल सुरंग और मानसी वाकल जल सुरंग, दो जल सुरंग है। पहला सई जल सुरंग, उदयपुर से पाली तक ये जल सुरंग है। जवाईबाद में यदि पानी की कमी हो जाती है तो सई जल सुरंग से राजस्थान में
जो शाही जल सुरंग से क्या है, जवाई बांध में जल आपूर्ति की जाती है। किससे? साबरमती नदी से। दूसरी हमारी जल सुरंग आती है मानसी वाकल जल सुरंग। कौन सी? मानसी वाकल जल सुरंग आती है। स्थिति की बात करें तो उदयपुर में। उद्देश्य की बात करें तो देवास या मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को जल आपूर्ति की जाती है इस साबरमती नदी से। और मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना की बात करें तो पहले से देवास परियोजना भी कहते थे। मानसी वाकल जल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। अब साबरमती नदी के बारे में और बातें कहें तो साबरमती नदी राजस्थान की पहली नदी है जिस पर का रिवर फ्रंट बनाया गया था। और ये रिवर फ्रंट कहाँ बनाया है? गुजरात में। चंबल नदी राजस्थान की पहली नदी है जिस पर रिवर फ्रंट बनाया गया है। चंबल राजस्थान में, चंबल नदी पर जो रिवर फ्रंट है राजस्थान में बनाया गया है। ये बन के तैयार हो गया, आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह हमने आज जो अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों के बारे में जाना और नदियों के कुछ प्रकारों के बारे में जाना, मैप्स के माध्यम से जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।